नमस्कार। आज हम संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प और जमीनी हिस्से पर बात करने वाले हैं, पंचायती राज। जी हाँ, बिल्कुल। और खास तौर पर हम अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक का सफर तय करेंगे। और मजे की बात यह है कि हमारे पास एक सूची है जिसमें इन्हें याद रखने का एक बड़ा ही अनोखा तरीका है, एक लेटर ट्रिक। हाँ, वो ट्रिक काफी काम की है चीजों को याद रखने के लिए। आज का हमारा मकसद साफ है, इन अनुच्छेदों का सार समझना है, आसानी से और शायद थोड़े मजेदार तरीके से, इसी लेटर ट्रिक से। तो फिर शुरू करें संविधान के इस अहम चैप्टर की पढ़ते खोलना। जरूर, चलिए शुरू करते हैं। तो ये ट्रिक मतलब काम कैसे करती है? ऐसा है कि हर अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक उसके साथ एक अंग्रेजी अक्षर जुड़ा है और उस अक्षर से शुरू होने वाला शब्द हमें अनुच्छेद का टॉपिक याद दिला देता है। कमाल है ना? हाँ, स्रोत में इसे लेटर ट्रिक कहा गया है। हाँ, ये एक तरह का निमोनिक डिवाइस है, याद रखने में मदद करता है। तो शुरुआत होती है अनुच्छेद 243 से। ये तो बेस आर्टिकल है ना? इसमें परिभाषाएं वगैरह हैं। बिल्कुल, ये समझ लीजिए फाउंडेशन है। इसमें बताया गया है कि ग्राम सभा क्या है, पंचायत का मतलब क्या है, जिला किसे कहेंगे, यहीं से पूरी कहानी की नींव रखी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया बेस कैंप। अब आते हैं पहले अक्षर पर, 243 ए से क्या जुड़ा है? असेंबली, मतलब ग्राम सभा। ये तो काफी सीधा लगता है। बिल्कुल सीधा और उतना ही अहम भी। ग्राम सभा आप कह सकते हैं पंचायती राज की आत्मा है। ये कोई चुनी हुई बॉडी नहीं है, बल्कि गांव के जितने भी रजिस्टर्ड वोटर हैं उन सब का समूह है। अच्छा। हाँ, ये वो जगह है जहां गांव के लोग सीधे बैठते हैं, बात करते हैं, योजना बनाते हैं, हिसाब मांगते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा उदाहरण। वाह, यानी गांव की अपनी संसद एक तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 243 बी पर। बी को जोड़ा है बिल्ड से, तो इसका मतलब हुआ पंचायतों का गठन, उन्हें बनाना। हाँ, बिल्ड यानी बनाना या स्थापित करना। ये अनुच्छेद कहता है कि हर राज्य में 3 स्तरों पर पंचायतें बनानी होंगी। गांव लेवल पर ग्राम पंचायत, बीच के लेवल पर मतलब ब्लॉक या तालुका लेवल पर पंचायत समिति, और फिर जिला लेवल पर जिला परिषद। 3 स्तर। लेकिन शायद इसमें कुछ छूट भी है। जी हाँ, बिल्कुल। जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है, उन्हें बीच वाला स्तर यानी ब्लॉक लेवल बनाने की जरूरत नहीं है। वो चाहे तो सिर्फ 2 स्तर रख सकते हैं, गांव और जिला। अच्छा, यानी आबादी कम तो बिल्डिंग का एक फ्लोर कम। ठीक है। अब 243 सी को जोड़ा गया है कॉम्पोजिशन से, मतलब पंचायतों की संरचना, कि उनमें कौन होगा, कैसे चुना जाएगा। एकदम सही। कॉम्पोजिशन यानी बनावट। ये अनुच्छेद बताता है कि पंचायतों की सीटें कैसे भरी जाएंगी। ज्यादातर तो सीधे चुनाव से भरी जाती हैं। फिर अध्यक्ष कैसे चुने जाएंगे। गांव के प्रधान का चुनाव तो सीधा भी हो सकता है या चुने हुए सदस्य भी कर सकते हैं, जैसा राज्य का कानून कहे। और ब्लॉक और जिला स्तर पर वहां अध्यक्षों का चुनाव चुने हुए सदस्य ही अपने में से करते हैं, मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव। और हाँ, इसमें यह भी है कि क्या एमपीज और एमएलएस को भी इन पंचायतों में जगह मिलेगी या नहीं। पूरी टीम का खाका यहीं बनता है। समझ गए। सी मतलब पूरी टीम का कॉम्पोजिशन। इसके बाद आता है 243 डी के लिए शब्द है डिवीजन या शायद कहे डिस्ट्रीब्यूशन। स्रोत में लिखा है आरक्षण विभाजन। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है। ये बेहद अहम है। डी से आप डिवीजन समझें या डिप्राइव्ड सेक्शंस का ध्यान रखना, दोनों सही हैं। ये सामाजिक न्याय की बात करता है। इसमें साफ लिखा है कि पंचायतों में अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए सीटें रिजर्व होंगी, उनकी आबादी के अनुपात में। और महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित करना अनिवार्य है। ये कुल सीटों का 1/3 है। और इन महिला सीटों में भी एससी एसटी महिलाओं के लिए उनकी आबादी के हिसाब से आरक्षण होगा। और यही नहीं, अध्यक्ष के पदों पर भी आरक्षण लागू होता है। वाह, यानी ये सिर्फ सीटों का बंटवारा नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने की कोशिश है। बिल्कुल, सत्ता को ज्यादा समावेशी बनाने की संवैधानिक गारंटी है ये। अच्छा, अब आते हैं 243 एफ पर। ई को जोड़ा है एक्सपायरी से, मतलब अवधि 5 वर्ष, कार्यकाल की एक्सपायरी डेट। ये तो आसान है, 5 साल। हाँ, ई से एक्सपायरी मतलब 5 साल का कार्यकाल पंचायत की पहली बैठक से गिना जाता है। लेकिन अगर पंचायत 5 साल से पहले ही भंग हो जाए तो? हाँ, ये भी होता है। अगर पंचायत समय से पहले भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। और जो नई पंचायत चुनकर आएगी वो पूरे 5 साल के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ बचे हुए कार्यकाल के लिए काम करेगी। अच्छा, मतलब अगर 3 साल में भंग हुई तो नई पंचायत सिर्फ 2 साल काम करेगी, एक्सपायरी डेट वही रहती है। बिल्कुल, कंटिन्यूटी बनी रहती है। ठीक है। अब 243 एफ से फेलियर। स्रोत कहता है अयोग्यता, पात्रता खत्म, मतलब सदस्य कब फेल हो जाते हैं या गेम से बाहर हो जाते हैं। हाँ, फेलियर या कह लीजिए फिटनेस नहीं होना, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन। ये बताता है कि कौन लोग पंचायत सदस्य बनने या बने रहने के लिए अयोग्य हो सकते हैं। इसके आधार वही हैं जो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए होते हैं, जैसे कोई लाभ का पद धारण किया हो, दिमागी हालत ठीक ना हो, दिवालिया हो या संसद ने कोई कानून बनाया हो जिसके तहत वो अयोग्य हो। और राज्य सरकारें भी कुछ नियम बना सकती हैं। जी हाँ, राज्य विधानमंडल भी कानून बनाकर कुछ और शर्तें जोड़ सकता है कि कौन चुनाव नहीं लड़ सकता या सदस्य नहीं बना रह सकता। समझ गई।
ये है क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन की रूल बुक। अब चलते हैं 243G पर। जी से गवर्नेंस। इसमें है शक्तियां और अधिकार। असली गवर्नेंस वाला जी। ये लगता है पावर सेंटर है। हाँ, कह सकते हैं। जी से गवर्नेंस या गवर्निंग पावर्स, ये अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पंचायतों को सिर्फ नाम का नहीं बनाता। ये राज्य विधानमंडल को कहता है कि वो पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार दे जिससे वो सच में स्वशासन की संस्थाओं की तरह काम कर सकें। स्वशासन की संस्थाएं मतलब अपना शासन खुद चला सकें। बिल्कुल, ताकि वो आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बना सकें और उन्हें लागू भी कर सकें। संविधान की 11वीं अनुसूची में ऐसे 29 विषय दिए भी गए हैं जिन पर पंचायतों को काम करने की शक्ति दी जा सकती है, जैसे खेती, पानी, सड़कें, गरीबी हटाना वगैरह। असली काम यहीं से जुड़ा है। जी से गवर्नेंस यानी असली काम करने की ताकत। लेकिन काम के लिए तो पैसा चाहिए, तो अगला है 243H। एच से हेल्प या फंड, मतलब निधि, धन। पैसे का जुगाड़ कैसे होगा? बिल्कुल सही सवाल। बिना पैसे के पावर कैसी? एच से हेल्प यानी फाइनेंशियल हेल्प। ये अनुच्छेद पंचायतों को पैसा जुटाने का अधिकार देता है। राज्य सरकार कानून बनाकर पंचायतों को कुछ टैक्स, ड्यूटी, टोल, फीस लगाने और वसूलने का अधिकार दे सकती है। अच्छा, पंचायतें खुद टैक्स लगा सकती हैं? हाँ, कुछ हद तक, जैसा राज्य कानून तय करे। इसके अलावा राज्य सरकार जो टैक्स वसूलती है उसका कुछ हिस्सा पंचायतों को दे सकती है, और राज्य की संचित निधि से ग्रांट्स इन एड यानी सहायता अनुदान भी मिल सकता है। एच से हुई पैसों की हेल्प। ठीक है, अब पैसा आएगा तो हिसाब किताब भी होगा, बंटवारा भी होगा। यही आता है 243I। आय से इनकम कमीशन यानी राज्य वित्त आयोग। एकदम, आय से इनकम या कहें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन। ये अनुच्छेद कहता है कि राज्यपाल हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग बनाएंगे। इसका काम है पंचायतों की माली हालत को देखना और सरकार को सलाह देना कि राज्य और पंचायतों के बीच टैक्स से हुई कमाई का बंटवारा कैसे हो। और ये भी बताना कि कौन से टैक्स पंचायतें लगा सकती हैं और राज्य सरकार पंचायतों को कितनी मदद दे। एक तरह से ये पंचायतों के फाइनेंस का डॉक्टर है जो हर 5 साल में चेकअप करता है। आय से इनकम का डॉक्टर, बढ़िया है। अब जब पैसों का हिसाब है तो उसकी जांच पड़ताल भी तो होगी। तो अगला है 243J। जे से जर्नल या ऑडिट, यानी लेखा व लेखा परीक्षा। खाता वही सही रखना और चेक करवाना। जी हाँ, जे से जर्नल यानी अकाउंट्स और ऑडिट। पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए ये बहुत जरूरी है। ये अनुच्छेद राज्य विधानमंडल को शक्ति देता है कि वो पंचायतों के अकाउंट्स कैसे रखे जाएंगे और उनकी ऑडिटिंग कैसे होगी, इसके लिए नियम बनाएं। ताकि पता चले पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। बिल्कुल, ताकि ये पक्का हो सके कि जनता का पैसा सही तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। जे से हुई खातों की जांच। बहुत खूब। अब पंचायतें बन गईं, उनके काम तय हो गए, पैसा आ गया, हिसाब हो गया। लेकिन ये चुने कैसे जाएंगे? इसके लिए आता है 243K। के से किंग ऑफ इलेक्शन यानी राज्य निर्वाचन आयोग, चुनावों का बादशाह। हाँ, कह सकते हैं कि यहाँ चुनावों के किंग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए है। यह अनुच्छेद पंचायतों के सारे चुनावों की जिम्मेदारी एक स्वतंत्र बॉडी को देता है। वोटर लिस्ट बनाने से लेकर चुनाव कराने, निगरानी रखने, सब कुछ राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। और इसका प्रमुख कौन होता है? इसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है जिसे राज्यपाल नियुक्त करते हैं। इनका काम है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना। के से चुनाव करवाने वाला किंग। ठीक है। अब 243L। एल से लोकल बॉडी। स्रोत के हिसाब से इसका संबंध है कि ये प्रावधान संघ राज्य क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटरीज पर कैसे लागू होंगे। जी, एल यहाँ लोकल बॉडीज इन यूटीज या एप्लीकेशन टू लोकल एरियाज लाइक यूटीज के लिए है। यह अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति चाहें तो एक नोटिफिकेशन के जरिए पंचायती राज वाले प्रावधानों को यानी भाग 9 को किसी भी केंद्र शासित प्रदेश पर लागू कर सकते हैं। वो चाहें तो कुछ बदलावों या कुछ अपवादों के साथ भी लागू कर सकते हैं, क्योंकि हर यूटी की जरूरतें अलग होती हैं। एल मतलब लोकल बॉडीज का यूटीज में एप्लीकेशन। समझ गई। फिर है 243M। एम से मिसिंग या नॉट एप्लीकेबल, मतलब कुछ राज्यों या क्षेत्रों में लागू नहीं। कहां-कहां ये सिस्टम मिसिंग है? हाँ, एम मतलब मिसिंग या छूट वाले इलाके। ये अनुच्छेद कुछ खास इलाकों को पंचायती राज के इन प्रावधानों से छूट देता है, जैसे अनुच्छेद 244(1) वाले अनुसूचित क्षेत्र और 244(2) वाले जनजातीय क्षेत्र जो ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में है। और कुछ राज्यों पर भी लागू नहीं होता। हाँ, ये नागालैंड, मेघालय और मिजोरम पर पूरी तरह लागू नहीं होता। मणिपुर के पहाड़ी इलाके जहाँ जिला परिषदें हैं और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल वाले इलाका, उन पर भी ये लागू नहीं होता। हालांकि संसद चाहे तो कानून बनाकर इन प्रावधानों को इन क्षेत्रों पर भी लागू कर सकती है, कुछ बदलावों के साथ। एम से मतलब कुछ जगहों पर छूट। इसके बाद है 243N। एन से न्यू या ट्रांजिशन यानी संक्रमणकालीन व्यवस्था। जब ये नया कानून आया तो पुराने कानूनों और पंचायतों का क्या हुआ? बिल्कुल, एन मतलब न्यू बिगिनिंग या कंटिन्यूएशन ड्यूरिंग ट्रांजिशन। देखिए, जब ये 73rd संशोधन 1993 में लागू हुआ तो कई राज्यों में पहले से ही पंचायतें थीं, उनके अपने कानून थे। तो ये अनुच्छेद कहता है कि वो पुरानी पंचायतें और कानून तब तक चलते रहेंगे जब तक राज्य विधानमंडल उन्हें बदल ना दे, या फिर ये नया एक्ट लागू होने से 1 साल बीतने तक, जो भी पहले हो। अच्छा,
ताकि एकदम से सब कुछ रुक ना जाए। हाँ, एक तरह से पुराने से नए सिस्टम में आराम से जाने का रास्ता बनाया गया। एन से नए में एडजस्टमेंट। और अब हम पहुंच गए हैं आखिर में 243 ओ से ऑब्जेक्शन प्रोहिबिटेड, मतलब न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक, कोर्ट का दरवाजा बंद। किस मामले में? ओ मतलब ऑब्जेक्शन या इंटरफेरेंस बार्ड इन इलेक्टोरल मैटर्स। ये चुनावी प्रक्रिया को स्मूथ और टाइम पर पूरा करने के लिए है। ये कहता है कि चुनाव क्षेत्रों का जो सीमांकन होता है या सीटों का जो आवंटन होता है, उससे जुड़े किसी भी कानून की वैलिडिटी को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा। हाँ, और पंचायत चुनाव को चुनौती देनी है तो सिर्फ चुनाव याचिका के जरिए ही दी जा सकती है, वो भी उसी अथॉरिटी के सामने और उसी तरीके से जैसा राज्य सरकार कानून बनाकर तय करे। आप सीधे कोर्ट जाकर चुनाव प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठा सकते। ओ से ऑब्जेक्शन पर रोक, तो ये थी ए से ओ तक की पूरी कहानी। स्रोत में दी गई वो लाइन एक बार फिर याद कर लेते हैं। ए असेंबली, बी बिल्ड, सी कॉम्पोजिशन, डी डिवीजन, ई एक्सपायरी, एफ फेलियर, जी गवर्नेंस, एच हेल्प, आई इनकम, जे जर्नल, के किंग, एल लोकल, एम मिसिंग, एन न्यू, ओ ऑब्जेक्शन। वाह, सच में अंग्रेजी के अक्षर पंचायती राज सिखा गए। हाँ, ये ट्रिक याद रखने में तो मजेदार है। तो हमने देखा कि कैसे ये अक्षर ए से ओ तक हमें अनुच्छेद 243 के अलग अलग हिस्सों को समझने में मदद कर सकते हैं। ग्राम सभा से लेकर चुनाव तक सब जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ अक्षर और नियम नहीं है, ये याद रखना जरूरी है। ये भारत में लोकतंत्र को, मतलब डेमोक्रेसी को और गहरा करने की कोशिश है। सत्ता को गांव-गांव तक, आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश है, ताकि लोग अपने विकास के फैसले खुद ले सकें। सही कहा, ये सिर्फ एक ढांचा नहीं, एक सोच है। हाँ, लेकिन एक बात और है जिस पर हमें सोचना चाहिए। बताइए। कि संविधान में ये सब लिख देना एक बात है, पर क्या जमीन पर ये चीजें उतनी ही मजबूती से लागू हो पाई है? क्या हमारी पंचायतें आज वाकई स्व शासन की संस्थाएं बन पाई है? ये तो सोचने वाली बात है। या आज भी वो पैसे और फैसलों के लिए काफी हद तक राज्य सरकारों पर निर्भर हैं? जो संवैधानिक मंशा थी और जो आज की हकीकत है, उसके बीच कितना फासला है और उसे कैसे कम किया जा सकता है? ये सवाल हमेशा बना रहेगा। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की चर्चा पंचायती राज के अनुच्छेदों पर ए से ओ तक। उम्मीद है ये लेटर ट्रिक आप सबको भी इन्हें समझने में मदद करेगी।